बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो मुबारकबादें जनाब। एक तो ईद की मुबारकबाद, और ईद के दूसरे दिन आईएमएफ के साथ जो माहदा हुआ है उसकी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। और इस पे जो वज़ीर आज़म ने और साकडार ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मुनफ़रद पहलू हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ दुबई में क्या कर रहे हैं, और आने वाली हुकूमत इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनने वाली है उसके खद्दो-खाल नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। ये खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के एक मददगार जो हैं वो मंजर से गायब हो गए हैं। ये क्या खबर है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आईएमएफ से ही शुरू कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अजीब बात ये थी कि जो माशी रिपोर्टर होते हैं, कांग्रेस रिपोर्टर जिनको हम कहते हैं, वो मदऊ नहीं किए गए थे, वो बुलाए नहीं गए थे। पैसे, रकम, माहदा, आईएमएफ ये मौजू है, और वो रिपोर्टर, माशी रिपोर्टर जो मुतलका रिपोर्टर हैं, वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। तमाम सियासी रिपोर्टर बुलाए हुए हैं, और ऐसे रिपोर्टर भी थे जो पीटीआई के रिपोर्टर समझे जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। इमरान खान साहब जो थे ये किसी को नहीं बुलाते थे, सिर्फ मनपसंद जो रिपोर्टर थे चंद एक, उनको बुला लेते थे और उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की खिताब करके चले जाते थे। सवाल जवाब की तो मजलिस होती ही नहीं थी ना। तो इन्होंने खैर दूसरे कैंप के जो लोग थे वो भी बुलाए हुए थे। एक खतून ने तो बाकायदा सवाल कर दिया कि जनाब, कहा यह जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, वो डरपोक हैं, और इमरान खान बहादुर है कि वो मुल्क से जाने के लिए तैयार नहीं। इसका खैर बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। लेकिन मसला यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए थी वो मकसद फौत हो जाता है अगर दीगर सवालात ले लिए जाएं, और फिर सवालात, ऐसे सवालात जो हैं उनके जवाब देना भी ज़रूरी होते हैं। फिर शहबाज शरीफ ने बताया जनाब के नवाज शरीफ कितनी देर अंदर रहे, कितनी पेशियाँ भुगती, उनके सामने उनकी बेटी को कैसे गिरफ्तार किया गया, बेटी और वालिद दोनों छोड़ के आए कुलसूम बेगम, कुलसूम नवाज को, ज़ाहिर वो बिस्तरे मर्ग पे थी। तो ये सारी बातें उन्होंने दलील के साथ उन्होंने जवाब दिया। जो मुनफरद चीज़ मुझे नज़र आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने आईएमएफ के साथ जो स्टैंड बाई माहदा हुआ है 9 माह के अंदर 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने हैं, इसका मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। ये तो आईएमएफ के से मायूस होकर बैठ के हुए थे। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं साकडार साहब, वो तो बी प्लान की बातें करना शुरू हो गए थे और कहना शुरू हो गए थे ना पैसे मिल गए, ना मिले तो फिर हमारे पास मतबादल रास्ते मौजूद हैं, मतबादल रास्ते मुनासिब वक्त पर बताऊंगा, इस वक्त कौम के मफाद में नहीं है। इस तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी। तो वो वहाँ जब गए हैं पेरिस, ये वज़ीर आज़म साहब, तो वहाँ उन्होंने आईएमएफ की जो एमडी हैं उनके साथ भी मुलाकातें की, फिर बाद में भी राब्तों में रहे। तो ये मुलाकात कैसे हुई, ये वो खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है कि जो श्रीलंका के सदर थे उनकी आईएमएफ की एमडी से बात हुई, और उन्होंने वहाँ ये कहा कि जनाब पाकिस्तान के बारे में सोचें। और फिर उन्होंने ये शहबाज शरीफ से बात की और इन्होंने कहा कि जनाब आप एमडी जो हैं आईएमएफ की, उनके साथ ज़रूर मुलाकात करें। मेरी उनसे बात हुई, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, या श्रीलंका के जैसे हालात से दो चार हो। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, आपको पता है। तो वो फिर मुलाकातें शुरू हुई, फिर राब्ते शुरू हुए, फिर शहबाज शरीफ ने उस खातून को कायल किया। शहबाज शरीफ ने पूरा क्रेडिट दिया है श्रीलंका के सदर को इस बात पे जो उन्होंने मुलाकात करवाई। एक तरह से उन्होंने दोबारा डोल डाला मुज़ाकरात का आईएमएफ, और फिर शहबाज शरीफ ने ये भी बताया कि मैंने फिर उन खातून ने कहा कि जनाब 2 अरब डॉलर का गैप है, वो कैसे पूरा होगा। तो मैंने फिर साकडार से बात की, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा था कि इसहाक डार साहब जो है वो उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे आईएमएफ के जो प्रोग्राम है इसके हवाले से। ज़ाहिर है वो बहुत सारी जो सब्सिडीज़ और इस तरह की चीज़ें दी, रियायतें दी हुई थी, तो वो ख़त्म करना पड़ेंगी, तमाम शराइत पूरी करनी हो। तो फिर शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि मैंने खातून से कहा कि जनाब मैंने तो अपनी जो सियासी असासा है वो दाव पे लगा दी है। आपकी तमाम शराइत पूरी करते करते ज़ाहिर जो उसकी शराइत है वो तो
मज़ीद टैक्सेस, पैसे कैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं इन्होंने कि जनाब हम जो पैसे दे रहे हैं ये वापस भी लेने हैं, वापस कैसे करेंगे ये देखना। जो बैंक हमारे यहाँ कर्जा देते हैं वो भी यही देखते हैं कि जनाब इस बंदे को हम इतना कर्जा दे रहे हैं तो वापस कैसे करेगा ये बंदा, इसकी आमदनी कितनी होगी, फिर ही वापस करेगा ना, फिर सूद भी देगा। तो वो उन्होंने कहा जनाब हमने तो अपने जो सियासी असासे हैं, ज़ाहिर है जो सियासी असासे है वो अवाम का वोट, अवाम की खुशनुदी, अवाम की हिमायत, ये चीज़ें तो फिर चले जाती हैं। तो वो कहते हैं जी फिर वो ज़ाहिर है वो कायल होगी फिर, तो फिर मुआहदा जो है ये तय पा गया। फिर उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको क्रेडिट दे रहे हैं वो कि जनाब 5 अरब डॉलर हमने कर्जा वापस करना था चाइना को, वो हमने दिया, तो चाइना ने फौरी तौर पर दोबारा हमें कर्जा दे दिया, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। फिर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान वली अहद जो हैं सऊदी अरब के, उनकी तारीफ़ की। 2 अरब डॉलर सऊदी अरब ने दिए, 1 अरब डॉलर मुत्तहदा अरब अमारात ने दिए। और फिर वो जब उन्होंने खातून ने ये कहा कि जनाब पैसे जो हैं 2 अरब डॉलर का गैप है, तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की और फिर जो इस्लामी तरक्याती बैंक है उसने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया। ये IMF की जो रकम है 3 अरब डॉलर, ये इससे बड़ी बात एक सर्टिफिकेट है, आप समझ लें। IMF अगर किसी मुल्क को कोई कर्जा देता है तो वो एक तरह से एक सर्टिफिकेट होता है कि ये मुल्क कर्जे वापस करने की पोजीशन में है, और उसकी बुनियाद पे जो दीगर ममालिक होते हैं, दीगर अदारे होते हैं, वो रकम देते हैं, इमदादी कर्जे कह लें आप, वो देना शुरू हो जाते हैं। जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो 11-12 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने के वादे किए गए थे वो अब मिलना शुरू हो जाएंगे। और सागडार साहब जो कह रहे हैं ना कि हम जाते जाते जब अब हमारी हुकूमत जाएगी तो 15 अरब डॉलर जो हैं ज़र मुबादला के ज़खायर के तौर पर मौजूद होंगे, वो मेरे ख्याल यही जमा तफरीकें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जो हमारे सिपा सलार हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसम मुनीर, उनकी भी तारीफ़ की कि ये जो काम हुए हैं, जो पैसे पूसे आए हैं, इनमें उनका भी बड़ा किरदार है। फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बहुत कोशिशें की हैं। वो कहते हैं एक टीम वर्क था, सबकी तारीफ़ की है उन्होंने, खुद क्रेडिट नहीं ले लिया। अब इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म ने कहा हम अपनी मुद्दत पूरी करके इलेक्शन में चले जाएंगे। फिर इलेक्शन का ऐलान जो है वो तो नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो हम अपनी मुद्दत पूरी करके घर चले जाएंगे। तो ज़ाहिर जब घर जाएंगे उसके बाद इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में कौन सी जमातें होंगी। PTI का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान नाम का कोई उम्मीदवार अगले इलेक्शन में नहीं होगा। PTI टूट फूट गई है, चंद एक लोग होंगे, मे भी अगर पाबंदी ना लगी PTI पे तो चंद एक लोग जो हैं वो चंद एक सीटें ले जाएं। कुछ लोगों का ख्याल है जो सियासत को बहुत करीब से जानते हैं या सियासी रमूज के माहर हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब कोई 15-20 सीटें PTI जो है ये निकाल सकती है, अब भी इस पोजीशन में है। बहरहाल देखें वो क्या सूरत बनती है। असल जो इलेक्शन है, जो हुकूमत बनाने वाली जमातें हैं, जिन्होंने हुकूमत बनानी है, उनमें तो मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है और दूसरी जमात पीपल्स पार्टी है, और बाकी फिर मुख्तलिफ PDM में शामिल जमातें हैं, कुछ इलाकाई जमातें हैं, ये सारी। और जो खद्दो खाल बन रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया खद्दो खाल, मैंने पहले भी काफ़ी देर से मैं ये बात कर रहा हूँ। जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की थी सैलाब ज़दगान के इमदाद वाली, तनकीद की थी हम बजट पास नहीं होने देंगे, उस दिन भी जो मैंने भी लाख किया था, मैंने कहा था ये सिर्फ एक सियासी शुबदाबाजी है, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाद में जो हुकूमत बनेगी वो जैसे अब इत्तेहादी हुकूमत है इसी तरह की इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। ये तो हालात व वाक़यात के मुताबिक मैंने एक तजज़िया किया था। अब खबरें आना शुरू हो गई हैं, ऐसी दुबई से खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी, जैसे ये इत्तेहादी हुकूमत है इसी तरह की इत्तेहादी हुकूमत होगी, और ये जमातें जो इस वक्त शामिल हैं हुक्मरान इत्तेहाद में, ये सारी ही जमातें उस हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल होंगी। हो सकता है चंद एक और जमातें भी शामिल हो जाएं, ये कहीं तय हो गया हुआ है।
क्योंकि जो मुक़्तदरा है उसका फ़ायदा हमेशा इसमें होता है कि अक्सरियती पार्टी जो एक वाज़ेह अक्सरियत लेके आए एक जमात, तो उस तरह की पार्लियामेंट उनको पसंद नहीं होती। लेकिन ये तो हालात वाक़यात ही ऐसे हो गए हुए हैं मुल्क के कि शायद बहुत वाज़ेह अक्सरियत कोई जमात ना ले सके। कहा ये जा रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं मार्केट में पंजाब की सूरत-हाल देख के, कि नून लीग सादा अक्सरियत ले जाने की पोज़ीशन में होगी जो अगले इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शनों में। और फिर दूसरी बड़ी जमात कहा जा रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी होगी। ये अभी अंदाज़े हैं। ये जो सर्वे खुफिया रिपोर्टें इकट्ठी करते हैं सारे लोग, ब्रांचें वो वाले जो होते हैं, तो वो इस तरह का कोई एनालिसिस पेश कर रहे हैं। और जो भी हो, मेरा ख्याल ये है कि खुला मैदान दिया जाएगा सबको, और उसमें अगर नून लीग जिसकी अक्सरियत होगी, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी, उसका वज़ीर-ए-आज़म होगा। बाकी सारे मिल मिला के हुकूमत जो है वो चलाएंगे। और मुल्क के लिए, जो मैंने पहले भी कहा है, नवाज शरीफ बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं और अब भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जनाब इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अदारों की हदूद का तयन करना है, आइन की पासदारी करनी है, मुल्क की माशी सूरत-हाल बेहतर करनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। उनके जो पुराने मंसूबे हैं सी पैक जैसे, उनको वो बहाल करना चाहते हैं, उससे बेहतर सरमायाकारी लाना चाहते हैं। अब वो दुबई में जो है, वो दुबई में बैठ के सियासतदानों से कम मुलाकातें कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं दुनिया के, बड़ी बड़ी सरमायाकार तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी सरमायाकार फर्में हैं, उनके नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। यानी वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, नवाज शरीफ कुछ ले के आएंगे। वो कहते हैं कि हर सियासतदान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मसीहा के तौर पे खुद को पेश करे और मसीहा के तौर पे माना जाए। आज भी उन्होंने जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से वाबस्ता बड़े बड़े आलमी बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है। और वो जब सऊदी अरब जाना है तो वहाँ भी उन्होंने ये जो मुद्दा है ये लेके जाना है पैसों वाला। हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं कि जब हम दोस्त ममालिक से बात करते हैं तो हमारे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि अब इसने आगे क्या बात करनी है। वो कहते हैं शर्मिंदगी होती है, लेकिन हमारी मजबूरी है। और लोग जो हैं बकारी कह के, जो पीटीआई वाले हैं, ताने देते हैं इन लोगों को, जो बेचारे रकमें इकट्ठी करके लाते हैं। वो अपनी ज़ात के लिए थोड़ा मांग रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए मांग रहे होते हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए वो सारी कोशिशें कर रहे होते हैं। ये उनका मजाक उड़ाते हैं और ख़ुद जो हरकतें करते रहे हैं वो सबको पता है। इनके अपने जो चेयरमैन रहे हैं FBR के, इमरान खान साहब ने जो लगाए थे, शब्बर जैदी साहब, उनके कई बयानात रिकॉर्ड पे हैं। और इमरान खान का अपना एक बयान रिकॉर्ड पे है। जब इनकी हुकूमत गई है ना इमरान खान की, तो उसके बाद ये बातें कर रहे थे, जनाब फलां से मुलाकात करनी है, फलां से नहीं करनी, ये करना है, वो नहीं करना। जब इन्हें पता चला कि कहीं इनकी दाल नहीं गल रही, तो मैंने खुद अपने कानों से सुना हुआ है, अब मुझे वो क्लिप मिल नहीं रहा। उसमें इन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत है, ये हमें बता दे कि क्या रास्ता है इनके पास, क्या प्लान है कि कैसे मुल्क को इन्होंने बाहर निकालना है। तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, ये इन्होंने कहा। और फिर जब उन्होंने सवाल किया, एंकर ने जो सवाल किया कि आपके पास क्या प्लान है, इसने कहा प्लान तो हमारे पास भी नहीं है। ये ताज़ा तरीन बात कर रहा हूँ, ताज़ा तरीन, जब ये इनके बयानात पर पाबंदी नहीं थी ना, टीवी चैनल्स पे आते जाते थे, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। और जो शब्बर जैदी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इनके पहला ही साल था, अभी 1 साल भी ख़त्म नहीं हुआ था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था। मैंने इमरान खान को सूरत-हाल बताई, सारी इक़्तिसादी माशी सूरत-हाल मुल्क की, और मैंने बताया कि जनाब ये गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। तो इसने मेरे सामने असद उमर, जो उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको फ़ोन किया, फ़ोन मिलाया और पूछा कि शब्बर जैदी ये कह रहा है। तो असद उमर ने कहा जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सूरत-हाल ठीक है, जो ये कह रहे हैं यही सूरत-हाल है। तो इमरान खान ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो असद उमर ने कहा कि जनाब मैंने कहा आपको पता होगा, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपको ही पता होगा। इस तरह इस बंदे ने हुकूमत चलाई है, बेड़ा गर्क किया। और जाते जाते जो इन्होंने किया, जब इसको पता चल गया कि मेरी हुकूमत जाने वाली है और जनरल बाजवा बचाने के लिए नहीं आने वाला, बैसाखियाँ खींच ली गई हैं, तब इन्होंने क्या किया था? आपको याद है पेट्रोल कितना सस्ता कर गए थे, बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट कम कर गए,
और फिर जून तक मुंजमद कर गए थे उनको। फिर वो जब दूसरी को ये आईएमएफ के साथ जो महादा था वो सबोताज करने के मुतरादिफ था। महादे को ऐसी तैसी फेर दी थी इमरान खान ने। और फिर शौकत तरीन जो इनके वज़ीर ख़ज़ाना थे, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना उस वक्त हो चुके हुए थे, तो उन्होंने केपी के वज़ीर ख़ज़ाना को और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को जो फ़ोन किया था कि जनाब आईएमएफ के साथ आपने जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की हो चुकी हुई है, तो वो आप मुकर जाएं, ख़त लिख दें सूबाई हुकूमतों की तरफ से कि जनाब हम जो वादे बूदे पूरे नहीं करेंगे, वफाकी हुकूमत जो वादे शादे करेगी, हमने आपको जो ज़बानी कलामी अंडरटेकिंग शेकिंग आपके नुमाइंदों को दी है वो हम नहीं पूरा करेंगे। तो वो पंजाब वाले तो खैर मुकर गए थे, उनका जनाब मैं नहीं कर सकता, ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है। और जो केपी वाले थे वो कह रहे थे जनाब मेरा तो पता नहीं उसका जो कंट्री हेड है वो है कौन फलां है, वो मेरा बड़ा वाकफ़ है, मैं उसको डायरेक्ट बताऊँगा, मैं सारी सूरत हाल सामने रखूँगा। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि ये माहदा ना हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो फवाद हसन फवाद साहब कहते हैं कि हमने भी जो आईएमएफ के साथ माहदा किया था नवाज शरीफ के दौर में, वो इमरान खान वाले माहदे से ज़्यादा सख्त माहदा था, लेकिन अल्लाह की तरफ से गैबी इमदाद नवाज शरीफ को मिल गई। पेट्रोल की कीमतें इतनी गिर गई उस दौर में, सारे मामलात दुरुस्त सिमत में रवा दवा रहे। अब नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है, एक तासर है कि वो किस्मत के बड़े धनी हैं। अगर अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दरों में इज्जत लिखी हुई है और उनके हाथों इस मुल्क की मैशियत दुरुस्त होनी है, मसाइल से निकलना है, तो मेरा ख्याल है गैबी इमदाद जो है, अब भी इसको मैं गैबी इमदाद ही कहूँगा। वहाँ गए हुए हैं, श्रीलंका के सदर जो हैं वो बात करते हैं आईएमएफ की एमडी से, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं कि आप बात कर लें उनके साथ, और वो बात करते हैं, वो कहते हैं देर बड़ी हो गई है, लेकिन फिर 2-3 दिन में मामला जो हैं वो सीधे पधरे हो जाते हैं, मामला पाकिस्तान के हक़ में हो जाते हैं। तो बहरहाल इन्होंने पूरी कोशिश की, और वहाँ ज़मानत पार्क में तो सोग पड़ा हुआ है, वहाँ बंदा तो कोई नहीं, मियाँ बीवी दोनों ही एक दूसरे वाल देख के सिर पिट रहे ने कि की हो गया सी, कुछ किता सी कुछ हो गया, मुल्क दे नाल कुछ नहीं है इन्हां नूं, कोई हमदर्दी नहीं, अपनी जात नाल आ। ये सी कि हुकूमत जी नाकाम हो जाएगी तो लोग कहेंगे जनाब इमरान खान की ये आदत है। कद बढ़ाने के, ऊंचा होने के 2 तरीके हैं ना। एक तो ये है कि जो यहाँ खड़ा हुआ है, जिस आपके बराबर बंदा खड़ा हुआ है, आप जोर लगाएं और उससे ऊपर चले जाएं, ऊंचा होने का एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, आपके बराबर जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी टांगे खींच के उसको नीचे कर दें, आप फिर ऊंचे। इमरान खान दूसरी किस्म का बंदा है जो अपने हरीफ की टांगें खींच के खुद को बड़े कद का साबित करना चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया इस मुल्क पे, बेहतरी होगी इंशाल्लाह, बेहतरी होगी। वैसे ये जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही थी कि बजट के बाद हालात में बेहतरी आएगी, वो बी प्लान था, सी प्लान था, हमें यही बताया जा रहा था कि आप देखेंगे कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो जाएगी। और अब यही लग रहा है मुझे, और इलेक्शन जो उन्होंने कहा कि हम वक्त पर घर चले जाएंगे, इसका मतलब है कि अगर ये अगस्त में चले जाते हैं असम्बली तोड़े बगैर, तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, और अगर ये 2-3 दिन पहले तोड़ देते हैं असम्बली तो फिर नवंबर में हो जाएंगे। और नवाज शरीफ की वापसी की राह में बज़ाहिर तो कोई रुकावट है नहीं। प्रोटेक्टिव बेल की तो इन्होंने इतनी रवायतें डाल दी हैं मौजूदा हुकूमत, मौजूदा अदलिया ने, कि पेश हुए बगैर जो ज़मानतें होती हैं, तो इमरान खान को जितनी ज़मानतें मिली हैं पेश हुए बगैर, अबूरी ज़मानतें, साग टार को भी वैसे मिली थी, तो वो नवाज शरीफ को मिल जाएगी, वो वापस आ जाएंगे। उनका जो एवन फील्ड वाला केस है, वो जो ज़मानत उनकी हुई थी, वो अगर जजमेंट पढ़ रहे हैं तो वो केस में है ही कुछ नहीं। अज़हर मिनल्लाह वाले बेंच ने जो उनकी ज़मानत ली थी उसमें जो लिखा हुआ था। और दूसरा केस जो अरशद मलिक वाला है, अरशद मलिक की ऑडियो शेडियो सामने आ गई थी, तो वो बेनज़ीर भुट्टो वाला जो मामला था उसमें ऑडियो शेडियो सामने आ गई थी, तो वो भी रिमांड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मलिक यूं वाला जो मामला था। और फिर ये केस भी रिमांड होने वाला केस है, रिमांड हो जाएगा, तो फिर आगे सती खैरा ने नहली उनकी ख़त्म हो गई है वैसे ही उस कानून के तहत। तो देखिए अब क्या बनता है। दूसरा जनाब, जो इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब के एक मददगार थे प्रोसिक्यूशन ब्रांच में बैठे हुए, वो गायब हो गए। गायब कैसे हो गए हैं? ये हैं जनाब खलीक़त ज़मान साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। ये गुजरात से इनका तल्लक है, साबिक़ सेशन जज हैं,
اور یہ کسی دور میں ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں۔ اگست 2022 میں پرویز الہی نے انہیں پراسیکیوٹر جنرل پنجاب مقرر کیا 3 سال کے لیے، 15 لاکھ تنخواہ مقرر کی ان کی۔ یہ ایک شفقات احمد صاحب ہوتے تھے، مرحوم، پولیس کے ایک بڑے افسر تھے اور بڑے مشہور افسر تھے، یہ بھی گجرات تھے، ان کے بھائی ہیں یہ خلیق الزمان صاحب۔ اب خلیق الزمان صاحب پراسیکیوٹر، ظاہر ہے جو بھی پنجاب میں مقدمات بننے ہیں وہ سارے پراسیکیوشن برانچ نے دیکھنے ہیں، اور پراسیکیوشن برانچ کے ہیڈ جو ہیں وہ یہ پراسیکیوٹر جنرل صاحب خلیق الزمان صاحب ہیں۔ اب انہوں نے ایسے ایسے کام ڈالے ان کی حمایت میں۔ یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ابھی تک ان سے کسی مقدمے میں تفتیش ہو ہی نہیں سکی۔ پراسیکیوشن نے کچھ ایسا کردار ادا کیا ہے اس میں کہ جناب وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اربوں کروڑوں روپے کے گھپلے ہیں اور مقدمے خارج کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پراسیکیوشن ان کی مدد کر رہی ہے اندر کھاتے، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اور اب بھی جو ان کی ایک یعنی اربوں کروڑوں کی میں بات کر رہا ہوں کرپشن ہے، اور 10,000 کم چلکا دے دیں گی، اس طرح مذاق ہو رہا ہے یار عدالتوں میں۔ اور اس کے پیچھے کون تھے؟ یہ خلیق الزمان صاحب۔ خلیق الزمان صاحب بڑا ایک عجیب لگے گا آپ کو واقعہ، جو پراسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے نا، اس نے پراسیکیوشن کا دفاع کرنا ہوتا ہے، استغاثہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اس نے عدالت کی معاونت نہیں کرنی ہوتی۔ عدالت کی معاونت کرنی ہوتی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے اور اٹارنی جنرل نے، وہ بھی اس صورت میں اگر 27A کا نوٹس انہیں جاری کیا جائے، ورنہ انہوں نے حکومت کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے عدالت میں۔ پراسیکیوٹر کا کام ہی نہیں ہے عدالت کی معاونت کرنا۔ یہ جب پہلا انہوں نے حملہ کیا، پیٹرول بم وغیرہ پھینکے تھے زمان پارک میں پولیس پر، پی ٹی آئی کے ورکروں شرکروں نے، تو ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے، وہاں ایک GIT بن گئی۔ اب عمران خان صاحب چلے گئے جناب GIT کے خلاف، اور جو میرے خلاف مقدمات ہیں ان کی تفصیلات دی جائیں، یہ کیا جائے، بہت سارے لوگ جو چلے گئے وہاں PTI کے۔ تو طارق سلیم شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک فل بینچ تھا، انہوں نے پراسیکیوٹر جنرل کو بلا لیا، خلیق الزمان صاحب کو۔ اچھا، خلیق الزمان ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اور پراسیکیوٹر صاحب وہاں بیان دے رہے ہیں کہ جناب میں نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تو دہشت گردی کا مقدمہ ہی نہیں بنتا، تو GIT کیسے بن سکتی ہے؟ پھر وہاں عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل موجود تھے، انہوں نے پھر قانون بتایا، جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں خلیق الزمان صاحب، آپ اس کی محبت میں، پرویز الہی کی محبت میں، کیونکہ اس نے آپ کو لگایا ہے، آپ اس کے ضلع کے ہیں، آپ کے خاندان پہ اس کی نوازشات ہیں، آپ کے بھتیجے کو انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا دیا ہوا ہے وہاں قومی صوبائی اسمبلی میں، جو اس کا اختیار تھا بطور اسپیکر، اور اس پہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ آپ کے فلاں بندے کو فلاں لگا دیا، فلاں بندے کو فلاں لگا دیا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، وہاں تو اشارتاً باتیں ہیں، تو آپ ایسی بات نہ کریں۔ پھر جو وزیر آباد والی GIT، دوسری GIT، ایک تو پرویز الہی کے دور میں بنی تھی نا، ایک دوسری GIT جو بنائی گئی تھی، اس کے خلاف انہوں نے نوٹ لکھا کہ جناب یہ جو GIT ہے نا، اس کی انکوائری تو بکواس ہے، یہ تو انکوائری غلط کر رہی ہے، جانبداری، اس طرح کی باتیں جو عمران خان بولتا ہے وہی باتیں چاہتے ہیں۔ پھر حکومت نے جناب ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ بھائی صاحب آپ کسی کیس میں پیش نہیں ہوں گے حکومت کی اجازت کے بغیر، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اور جو پرویز الہی ہے اس کا تو وہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، جو جتنے بھی کیس ہیں وہ بڑے پکے ثبوتوں والے کیس ہیں، انہوں نے پوری پیمنٹس کی ہوئی ہیں ٹھیکیداروں کو، وہ پوری پیمنٹ کی ہی نہیں جا سکتی، کام مکمل ہوئے بغیر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں کے، ان کو پیمنٹ کی ہی نہیں جا سکتی، انہوں نے ایڈوانس پیمنٹیں کی ہوئی ہیں پرویز الہی صاحب نے۔ اور پرویز الہی صاحب ہمیشہ ایسے ہی بچتے ہیں۔ وہ جو مونس الہی پہ کیس بنا تھا نا، منی لانڈرنگ والا، اس میں اس کے مینیجر تھے باسط، انہوں نے تمام ثبوت FIA کو فراہم کر دیے تھے۔ جب دیکھا مونس الہی کی ضمانت بھی لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی تھی، ثبوت ہی اتنے پکے تھے، جن بینکوں میں ٹرانزیکشنز ہوئی تھی ان بینکوں کے مینیجرز جو ہیں انہوں نے بیان دے دیے تھے کہ جناب یہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے مونس الہی صاحب ہیں۔ پھر پرویز الہی صاحب جا کے جولی میں کر گئے زرداری صاحب کی حکومتی وفاق میں اس وقت پیپلز پارٹی کی،
تو پھر انہوں نے ایک ملک اقبال صاحب ہوتے تھے آئی جی، ان کو DGFIA لگایا اور انہوں نے گواہوں کو اٹھایا DGFIA نے گواہوں کو اٹھا کے پھر بٹھایا، پھر مونسلائی کی جان چھوٹی تھی۔ اسی طرح کا یہ کیس ہے، لیکن اب اس طرح کا ملک اقبال انہیں میسر نہیں ہے، نہ ہی آصف علی زرداری میسر ہے۔ اب انہوں نے پھنسنا ایک بندہ تھا جس کا نام خلیق زماں تھا، جو آخری وقت تک ان کی مدد کر رہا تھا۔ تو اب حکومت نے کچھ کھینچا کنچا انہیں، تو ان کے ظاہر ہے یا اس کے خلاف بھی بڑے ثبوت ہیں۔ اب سنا ہے وہ کچھ چھٹی لے گئے ہیں، کسی لمبی چھٹی پہ چلے گئے ہیں، تو منظر سے وہ غائب ہو گئے ہیں۔ نوکری نہیں چھوڑی، 15 لاکھ روپے کون تنخواہ چڑھتا؟ یہ ہو رہا ہے جناب اس ملک میں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔